हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या अर्हता होनी चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो संविधान में न्यूनतम आयु की कोई जिक्र नहीं किया गया है, न्यूनतम आयु सीमा कोई रखी नहीं गई है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर ए होगा। दूसरी जो शर्त रखी गई है संविधान में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, उसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पॉइंट है। दूसरे में कहा गया है कि उस व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम करना चाहिए, हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। या दूसरी बात रखी गई है, अथवा वो 10 साल तक हाई कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करता हो, उसके पास उसका अनुभव होना चाहिए। या तीसरी बात रखी गई है, ये सब और की स्थिति में है, या तो ये हो या ये हो। या तीसरी स्थिति कही गई है कि राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में वो एक सम्मानित न्यायविद हो, तो उसे भारत का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। न्यूनतम आयु सीमा का जिक्र नहीं, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह परामर्श का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? राष्ट्रपति की शक्तियों में ये भी एक शक्ति है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, और इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 143 में। राष्ट्रपति के पास ये पावर है, जिस तरीके से राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, उसी तरीके से राष्ट्रपति के पास ये भी शक्ति है आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधि के मसले पर या कोई ऐसा तथ्य है जिसके संदर्भ में राष्ट्रपति अपने आप को कन्फर्म करना चाहता है, तो वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। यहाँ बेसिकली 2 आधार दिए गए हैं। पहला है कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न है जो उत्पन्न हो गया है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है, तो उस विषय पर वो परामर्श मांग सकता है। और दूसरा स्थिति ये कही गई है कि संविधान लागू होने से पूर्व, यानी 26 जनवरी 1950 से पूर्व विदेशी सरकारों के साथ की गई संधि या समझौतों के बारे में भी परामर्श ली जा सकती है। उससे संबंधित कोई प्रश्न अगर उत्पन्न हो रहा है, उन समझौतों से संबंधित जो 26 जनवरी 1950 से संबंधित हैं विदेशी सरकारों के साथ, तो उससे रिलेटेड भी राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। दूसरी बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने से मना भी कर सकता है, बाध्य नहीं है कि वो परामर्श देना ही पड़ेगा। परामर्श देने से सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। 1993 में राष्ट्रपति ने राम जन्मभूमि के संदर्भ में संसद से, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा था, और जिसे इस संदर्भ में परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने मना कर दिया था कि हम इस संदर्भ में कोई परामर्श नहीं देंगे। तो और यहाँ पे आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक समीक्षा क्षेत्र अमेरिकी उच्चतम न्यायालय से व्यापक है। तो ये अपोजिट है, यानी गलत लिखा हुआ है। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी न्यायिक समीक्षा का दायरा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से ज़्यादा विस्तृत है। हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो 3 पॉइंट बताए गए हैं कि इन 3 पॉइंट के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा कर सकता है। पहला पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों का अगर कोई प्रावधान उल्लंघन करता है तो उस संदर्भ में न्यायिक समीक्षा हो सकती है। या कोई प्राधिकारी है जो अपनी सक्षमता से बाहर का है, और या उसने जो है कोई ऐसा काम किया है जो उसकी कैपेसिटी से बाहर जा रहा है, जो उसकी सक्षमता है, तो उस केस में न्यायिक समीक्षा हो सकती है। या संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल अगर कोई विधि है या कोई व्यवस्था है जो संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, तो वहाँ न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये 3 बातें की गई हैं। जबकि अमेरिका के संविधान में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं बनाई गई है न्यायिक समीक्षा के लिए, तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़्यादा व्यापक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों को भी अवमानना का अधिकार है, तो बिल्कुल सही है।
अवमानना का अधिकार भारत में अधीनस्थ न्यायालयों को भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है ही है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है ये। और न्यायिक समीक्षा के तहत सरकार के कार्यकारी आदेश भी शामिल होते हैं। तो केवल विधि ही नहीं, यानी कि अधिनियम ही नहीं जो संसद के द्वारा बनाए जा रहे हैं, कार्यकारी आदेशों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर बी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पे उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार कर सकता है। बिल्कुल, 1993 में राम जन्मभूमि मसले में आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह देने से मना कर दिया था। उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं होती, ये भी सही है। जो सलाह उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई है उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। स्टेटमेंट दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है। जी नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान में, ये करेक्ट है। 33 थे, एक सीट बढ़ा करके अब 34 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय व्यवस्था का स्वरूप है। तो भारतीय न्याय व्यवस्था एकीकृत और स्वतंत्र है। एकीकृत का मतलब सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और सब एक दूसरे के अधीन हैं। भारत में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर इसके बाद हाई कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है, और फिर उसके नीचे हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जगह दी गई है। जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान है और राज्य सरकार की शक्ति का स्रोत भी संविधान है। यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं, दोनों को शक्तियां संविधान से मिलती हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का हर एक जजमेंट हाई कोर्ट के लिए एक मील का पत्थर हो जाता है, उसको आधार बना लिया जाता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट के अधीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करते हैं। दो या अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद की कोई स्थिति होती है तो ये उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय या अभिलेखीय? तो इसमें मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यानी कि इसका मतलब यह है कि जो अधिकार दिया गया है ये किसी अन्य न्यायालय को, हाई कोर्ट्स या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्राप्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, या केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद हो, या केंद्र कुछ राज्य एक तरफ हों और कुछ राज्य एक तरफ गुट बनाए हों, तो उन सब का जो विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ये आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते हैं। संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और उसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और अंतिम व्याख्याकर्ता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। आप इन्हें रिवाइज करिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनके नोट्स बनाते चलिए ताकि बाद में आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी और सीधा क्वेश्चंस आपको आपके क्वेश्चन पेपर्स में मिलेंगे।